किस्सा कुछ इस तरह है कि मैं ये 67-68 की बात है, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। तो हमें बहुत शौक़ था म्यूज़िक का, और उस वक्त नैयरा जो है वो एनसीए में पढ़ती थी और टेक्सटाइल डिज़ाइन में वो वहाँ पढ़ रही थी। तो आम तौर पे उन दिनों में रिवायत ये थी कि बहुत रेगुलरली इस तरह के प्रोग्राम होते थे जिसमें नौजवान मिल के बैठ के गाने गाते थे, और हमारा जो रेपर्टोयर था वो वही होता था जो हम गाने सुनते थे उन दिनों में, या जो हमें पसंद आते थे उनको हम याद कर लेते थे, और फिर ज़ाहिर है कि वो हमें पसंद थे तो और लोगों को भी पसंद आते थे। तो मैं उन दिनों में मुझे बहुत शौक़ था, मैं गिटार बजाया करता था, और कुछ ऐसे हमारे दोस्त थे जिनका नाम ले लेना में भी कोई हर्ज नहीं, जिसमें आसिफ भी थे जो वहाँ ग्राफिक डिज़ाइन से पास आउट हो गए थे उस वक्त, लेकिन वो ये मौसीकी की महफ़िलों में बहुत हिस्सा लेते थे। फिर उनके छोटे भाई थे इलियास, जो तबला सीख रहे थे और तबला बहुत उम्दा बजाते थे, और एक मेरे दोस्त थे जो कि ना गवर्नमेंट कॉलेज में थे ना एनसीए में थे, वो फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में यानी एना मोल्का के डिपार्टमेंट में पढ़ते थे। उनका नाम था शाहिद तूसी। उनको भी वो हारमोनियम या अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। तो हमने ये एक प्रोग्राम था और जिसमें नैयरा ने गाना था, और हमें कोई इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि जी क्या, और वो यही हो रहा था कि जी अच्छा आपने क्या गाना गाना है। उन्होंने कहा हमने ये गाना गाना है। तो हमने फ़ौरन, मैंने गिटार पे चेक किया, अच्छा ये सुर ठीक रहेगा। उसने कहा कि हाँ ये मुनासिब है, और गाना शुरू हो गया। ख़वातीन व हज़रात, बस ये ही गलती हुई हमसे कि नैयरा ने वो गाना शुरू किया, और वो गाना जो था वो लता का एक मशहूर ज़माना गाना था, ओ सजना बरखा बहार आई। और जिस वक्त वो गाना शुरू किया तो आप यकीन कीजिए कि मैं भूल गया कि मुझे गिटार पे क्या बजाना है, और तबले वाला भूल गया कि उसने तबले पे क्या बजाना है, और हम उस आवाज़ के सहर में खो गए, और आज तक उसी सहर में है, निकल नहीं सके। अच्छा, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये दोस्ती हमारी जो थी, इसको अब तकरीबन 57 साल हो गए, और ये किसी वक्त भी, किसी दौर में भी ख़त्म नहीं हुई। ये एक लाज़वाल दोस्ती थी। तो उन बातों का ज़िक्र करते हो सकता है कि मैं कुछ देर के लिए ख़ामोश हो जाऊं, तो उसकी मैं आपसे पहले से माज़रत चाहता हूं, क्योंकि अहमद शाह साहब का ये हुक्म था कि मैं इसको मॉडरेट करूं, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस महफ़िल का एहतमाम किया और हमें ये मौका दिया कि हम नैयरा नूर के गाने से, उसके फ़न से इश्क़बाज़ी करें। तो इसमें बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ पे हैं। मैं गाहे बगाहे आपकी खिदमत में आता रहूँगा और आपसे कुछ गप लगाता रहूँगा, लेकिन थोड़ा सा सफ़र को आगे, ये हमारा कोई तकरीबन हफ़्ते में 2-3 ऐसी महाफ़िल हो जाती थी जिनमें कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या कहीं कोई होता था तो हमें बुलाया जाता था, क्योंकि हम पैसे वैसे नहीं लेते थे,
वैसे ही जाके गाना गा देते थे। और वो गाना शायद इस क्वालिटी का था कि लोग मुतमईन भी बहुत होते थे कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं ये नौजवान। तो हम खासे मसरूफ़ होते थे वीकेंड्स पे तो ख़ास तौर पे। और फिर थोड़े अरसे में ये पता चला कि अब तो बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गया है, तो बाकायदा एक मेन्यू कार्ड बना जिसमें गानों के नंबर थे। यानी पहले नंबर पे शायद मुझे याद है कि दिल में समा गए सजन होता था, और उसके बाद वो लिस्ट एक पूरी थी। तो उससे जो हमारे सुनने वाले थे वो भी वाकिफ़ हो गए थे, तो वो गाने का नाम नहीं लेते थे, वो कहते थे 55 नंबर सुनाओ, अच्छा, या 12 नंबर सुनाओ। तो इसी तरह कुछ सफ़र चलता रहा। और फिर अचानक मेरे जो प्रोफेसर थे शुएब हाशमी साहब, उन्होंने मुझे दावत दी एक प्रोग्राम अक्कड़ बक्कड़ करने की। तो जाहिर है कि अगर मुझे दावत दी है तो वो दावत तो सब मेरे जानने वालों को भी के लिए भी साहिब थी। तो मैं सबको लेके वहाँ पहुँच गया, और जनवरी 1972 से हमने फिर ये काम प्रोफेशनली करना शुरू किया और बेइंतहा काम किया। अच्छा, अब जब कि प्रोफेशनल काम की बात हुई है तो मैं चाहूँगा कि काम के बारे में, जो ये काम हुआ, इसके बारे में हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है सुल्तान अरशद साहब, और उन्होंने हमारे काम को काफ़ी करीब से देखा। और मेरी दोस्ती उनसे इस तरह हुई कि उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की कि वो हमारे दिल में जूतों समेत दाखिल हो गए। और वो ये थी कि उन्होंने कुछ इस तरह की गुफ्तगू की कि वो कंपोज़र को जो है वो किसी भी मौसीकी के काम में एक यानी सेंटर पॉइंट समझते हैं। और वो कहते हैं कि वो सब काम जो है, जो भी है, उसका जो बुनियादी काम है वो कंपोज़र करता है। तो इससे मेरी ईगो जो है वो बहुत वो हुई, और मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो सुल्तान अरशद साहब, आप आइए, तशरीफ़ लाइए, और हमारे काम के बारे में कुछ, जो हमारे इधर मेहमान बैठे हैं उनसे कुछ शेयर कीजिए अपनी यादें। इधर से भी आ सकते। और वो मुझे अक्कड़ बक्कड़ का वो भी याद आ गया, जैसे ये भी सुल्तान अरशद साहब कह रहे थे। तो उसमें सलीम हाशमी यहाँ बैठी, इनके बेटे जो हैं वो सीन का जो लफ्ज़ जब कहते थे तो वो ज़बान जो है दांत के पीछे नहीं रखते थे, सामने, तो वो सीन कहते थे। तो वो बच्चे थे, उनको टोकते भी थे, बाद में ठीक हो गए, अब ऐसे नहीं कहते। तो वो बत्तख का जो था वो सारा लहजा यासिर से हमने इंस्पायर होके वो हाशमी साहब ने उसको वो बोलते थे। और वो हमेशा पूछती थी, जैसे अभी सुल्तान अरशद साहब पूछ रहे थे कि स्टूडियो का रास्ता इस तरफ है कि उस तरफ है। आगे आप ना, मैं इस तरफ से आऊँ या इस तरफ से आऊँ? जी, अरशद महमूद साहब, ये पहली मर्तबा नहीं है कि आपको जब भी अपनी तारीफ़ें सुनना होती हैं आप मुझे माइक पे बुला लेते हैं। लेकिन आज मैंने तहैया किया हुआ है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा। हम आज यहाँ इकट्ठे हैं नैयरा नूर को याद करने के लिए। मेरे लिए नैयरा, जब से उनसे मेरी मुलाकात हुई, जब वो और शहरयार ज़ैदी लाहौर से शिफ्ट होके, शहरी मेरे ख्याल से 84 की बात है ये, और ये लोग यहाँ आए, बहुत जल्द किसी के घर पे हमारी मुलाकात हुई। और फिर उसके बाद क्या अर्ज़ करूँ आपसे कि नैयरा मेरे लिए बिल्कुल छोटी बहन हो गई। उन्होंने उसी तरह
हमेशा मुझसे बर्ताव किया जैसे कि एक छोटी बहन करती है। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और एक मौका ऐसा आया कि जब हम लोग उसी घर के टॉप फ्लोर पे शिफ्ट हो गए जहाँ ये लोग रहा करते थे, यानी पड़ोसी बन गए। तो आप जानिए फिर पड़ोसियों का सिलसिला क्या होता है, जबकि दोनों के शौक़ भी यकसां हो। मैं भी मर्ज़ मूसीक़ी में बचपन से मुब्तला, तो वो दौर मैं नहीं भूल सकता किसी तौर पर भी। बड़ी अजीब बात ये थी, और शायद और किसी फ़नकार के बारे में हम ये बात नहीं कर सकते। मैं जब भी सीढ़ियाँ उतर के और इनके यहाँ जाया करता था तो 99% नैयरा उस वक्त कुछ न कुछ पकाती होती थी। और ये उनकी शख्सियत का मैं एक अलग पहलू, क्योंकि उनके गायकी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कह सकता। हम सब जानते हैं कि वो किस पाए की फ़नकारा थी। वो वहाँ कुछ न कुछ पकाया करती थी और उनके कंधे पे एक झाड़न होता था उमूमन। तो ये भी एक हमारा एक स्टैंडिंग जोक था कि अगर कभी वो झाड़न नहीं होता था तो मैं उनसे कहता था कि नैयरा क्या बात है, आज पूरे कपड़े नहीं पहने हुए हैं। शायद ही कभी ऐसा होता हो। मैंने उस पाए की ऐसी फ़नकारा न देखी न किसी और। सुना है मैडम नूरजहाँ भी बहुत उम्दा खाना पकाती थीं और उनको बहुत शौक़ था, मगर वो अपने शौक़ में ये काम किया करती थीं। ये नैयरा तो इसको एक तरह से अपना फ़र्ज़ समझ के निभाती थीं कि उन्हें अपने शौहर और बच्चों के लिए ये काम करना है। तो मैंने उनको इस तरह देखा। हम लोग मिल बैठ के गाते भी थे। जी हाँ, ये मुझसे ये हरकत भी सरजद हो जाती थी कि वो अपना कॉफ़ी का मग लेके गुनगुनाती हुई ऊपर आ रही हैं और मैंने वहीं से सुर पकड़ने की कोशिश की जहाँ से वो उन्होंने छोड़ा। क्या बताया जाए और क्या ना बताया जाए। ज़ाहिर है हम 2 साल इकट्ठे रहे थे। 2 साल में खुदा जाने 2000 ऐसी बातें हुई होंगी कि जो जहन में मेरे सब्त हैं और रहेंगी। अब अरशद महमूद ने जो कुछ जाते जाते कहा है, मेरा ख़्याल है कि मुझे उस पर भी आना चाहिए। पहली बार जब सच गप और टाल मटोल के गीत टेलीविज़न पे आए, जिसमें अरशद महमूद भी मैं बहुत घने बालों और उससे भी ज़्यादा घनी मूँछों के साथ मैं गिटार मौजूद हुआ करते थे, तो इनको भी हम देखते और सुनते थे। और एक लड़की जो फर्श पे बैठ के गाती थी और फर्श से निगाह ऊंची नहीं करती थी। आधा चेहरा तो उनका बालों में छुपा होता था उन दिनों में, लेकिन इस सब के बावजूद बग़ैर किसी किस्म के शो, बग़ैर किसी किस्म के मेकअप, जो कुछ वो गाती थी, एक तो उसमें इतनी, मैं अरशद महमूद की यहाँ ये तारीफ़ करूँगा कि क्या सादा और दिल को छू लेने वाली धुनें ये बनाते थे। ज़ाहिर है प्रोग्राम बच्चों के लिए होता था शुरू में, बाद में खैर बड़ों के लिए भी होने लगा, लेकिन इन्होंने ख़ास ख़याल इस बात का रखा कि ये प्रोग्राम बच्चों के लिए है, तो इसमें कोई हमें तान पलटों की ज़रूरत नहीं है। दिल में उतरती थीं, असर करती थीं।
इनकी धुनों की तारीफ तो है ही सही, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वो धुनें किसी और के गले से अदा हुई होती तो उनका तासुर हरगिज़ वो हो ही नहीं सकता था जो नैयरा उसमें पैदा कर दिया करती थी। हर चीज़ में, उनकी अदायगी में, उनकी शख्सियत में सादगी ही सादगी। और फिर वही बात कि याद नहीं कि टेलीविज़न पे उससे पहले किसी फ़नकारों को हमने इस कदर सादा अंदाज में आकर और इस कदर क्या कहा जाए, उनकी तबीयत में जो थी बात, उस तरीके से वो अदा उनका करना, तो बस वो चीज़, तब से इनकी धुनें, उनकी गायकी, बाद में शहरयार ज़ैदी भी शामिल हुए थे। और ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर मैं ये ना कहूँ कि नैयरा के साथ इनके गाए हुए कुछ दो गाने हैं। मीरा जी का कलाम था, जो आपने, मीरा जी का कलाम था, तो इब्न इंशा, आप लोगों के वो दो गाने भी याद हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि वो अरसे तक नापैद रहे, लेकिन अब उसमें से एक दो जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो भी मुझे याद आ गए। और चंद मिनट और मैं लूँगा सिर्फ। ये एक ऐसा वाक़या है जो मैं अगर बयान ना करूं तो ये तारीख़ के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। मेरी पोस्टिंग बॉम्बे हुई पीआईए की तरफ से, और मैं कई बरस वहाँ रहा। उस दौरान में अपने शौक़ की वजह से भी, जो उस दौर में बड़ी मारूफ हस्तियाँ थीं मौसीक़ी से ताल्लुक़ रखने वाली, उनसे मुलाकातें हुई और कुछ लोगों से इतने करीबी मरासिम इस्तवार हुए कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। उनमें उस वक्त के बुज़ुर्ग तरीन मौसीक़ार अनिल बिस्वास जी भी थे। अनिल बिस्वास जी को शायद बहुत से लोग यहाँ उनके नाम से वाकिफ़ ना हो। नौशाद साहब को असल में हमारे यहाँ सब याद रखते हैं। ये साहब नौशाद साहब से 5 साल सीनियर थे, और मेरी मौजूदगी में नौशाद साहब ने ये कहा था कि अनिल बाबू, आप हमारे रहबर और रहनुमा हैं। अनिल बाबू मेरे घर थे, मैंने नैयरा का कैसेट लगाया, मेरी पसंद, जिसमें उनकी कंपोज की हुई एक धुन को नैयरा ने गाया था, उनका इशारा जान से प्यारा। और नैयरा ने ओरिजिनल को किस कदर पीछे छोड़ दिया था, ये जिन्होंने सुना है और जिन्होंने ओरिजिनल को भी सुना है उनको अंदाज़ा हो सकता है कि उन्होंने कितना पीछे छोड़ दिया था उस धुन को। मैंने अनिल दा को वो गीत सुनाया। गीत सुन के उनकी जो कैफियत हुई वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बहुत जज्बाती भी हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि दादा एक काम कीजिए, ये कैसेट का जो इनले कार्ड है, इसके एक तरफ जो सादा हिस्सा है, जो कुछ आप कह रहे हैं मुझसे, वो इस पर लिख दीजिए, मैं नैयरा को वो पहुंचा दूंगा। उन्होंने उसी वक्त मुझसे कलम लिया और लिख दिया। जो उन्होंने लिखा वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। माय डियर चाइल्ड नैयरा, heard your song, incidentally my composition. You sounded like a nightingale
I wish you were the original singer of this composition. वक़ौल नैयरा के कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक कभी नहीं मिला. You touched a chord of my heart which had almost gone deaf. It came to tune again when I heard you. Bless you, my child, bless you. Musically yours, अनिल विश्वास. ये मेरे नज़दीक एक तारीख़ी दस्तावेज़ बड़े सग़ीर के उस वक्त के बुज़ुर्ग तरीन मौसीक़ार की तरफ से नैयरा के लिए बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. हमारे दोस्त आसिफ नूरानी साहब ने हेरल्ड में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें इसको शामिल भी किया था. ये बात है दिसंबर 94 की. और बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अब और भी लोग हैं. और बम्बई के हवाले से भी जब EMI वालों ने मेरे ज़रिए नैयरा को एक ऑफिशियल ख़त लिख के भेजा था कि आप यहाँ आइए, हम आपकी रिकॉर्डिंग्स करेंगे और आपके 2 प्रोग्राम्स हम करेंगे, एक बम्बई और एक कलकत्ता में. ये ऑफिशियल था नैयरा के लिए. मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और हमारी गुलकारा को उन्होंने इस तरीके से ख़त लिख के मदऊ किया हो. तो सिर्फ यही नहीं, वहाँ भी उनके चाहने वाले थे और हैं. और मुझे यकीन है कि ये मोहब्बत, ये चाहत जब तक उनकी आवाज़ हम सुनते रहेंगे और वो हमारे कानों में रस घोलती रहेगी, ये बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह. ज़रूर. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. थैंक यू. माज़रत के साथ. हाँ, अब ख्वातीन हज़रात, ये जेब से ख़त निकालने का रिवाज कुछ अब फैशन में आ गया है. अनिल विश्वास का ख़त जो है वो, अच्छा, अब हम बग़ैर किसी देर लगाए हम आगे सफ़र को बढ़ाते हैं कि हमने जब अक्कड़ बक्कड़ का प्रोग्राम कर लिया 1 साल, तो उसके बाद हाशमी साहब ने फ़ैसला किया कि एक प्रोग्राम किया जाएगा जो बड़ों के लिए होगा, और वो भी तकरीबन अक्कड़ बक्कड़ की तरह ही होगा. और उस प्रोग्राम का नाम रखा जाएगा सच गप. अच्छा, इसके साथ जुड़ी 2 कहानियाँ जो मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि उससे पहले एक ऑडिशन हुई थी. ये शहरी मुस्कुरा रहे हैं, ये भी इस अभी शादी नहीं हुई थी इनकी, तो ये भी इस चीज़ को जानते हैं. तो नैयरा की टेलीविज़न स्टेशन में एक ऑडिशन हुई और उसमें एक हमारे बुज़ुर्ग प्रोड्यूसर जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये नैयरा को सुना और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है यार, कोई शक्ल, ये टीवी है, ये रेडियो नहीं है, तो इसमें शक्ल सूरत भी ठीक होनी चाहिए. तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. तो ये बात, हम उस वक़्त कम उम्र थे, हमारा बहुत दिल टूटा और हम बहुत दुखी हुए. अच्छा, और उस ज़माने में ये भी था कि जब ये सेल फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो एक क्लब हाउस था जिसका नाम था 156G मॉडल टाउन. वहाँ पे शुएब हाशमी साहब रहते थे और सलीमा हाशमी रहती थी. तो हम रोते हुए हमने सारा माजरा आके शुएब हाशमी साहब को सुनाया. उन्होंने कहा हाँ सही है, ये बिल्कुल सही कहा गया. तो अब इसका मतलब ये है कि जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें नैयरा ही सिर्फ गाएंगी और हर प्रोग्राम में हर हफ्ते लोग उसको सुनेंगे. तो फिर ऐसे ही हुआ ख़वातीन व हज़रात. तो उस सारे किस्से का जो है उसके लिए मैं दावत दूंगा, क्योंकि
मिस हाशमी मौजूद हैं, तो आइए सलीमा हाशमी साहिबा और सब यहाँ उनके शागिर्द भी बैठे हुए हैं काफ़ी, इन्होंने वो सब हमारी जो बेकार चीज़ें हैं ये रिकॉर्ड होने से पहले भी सुनती थी, फिर उसके बाद भी सुनती थी। शेरी, नादिया अली, जाफ़र, अरशद महमूद, ख़ातीन व हज़रात, देखें ये कुछ गैर फितरी सी बात लगती है कि इस उम्र तक पहुंच के मैं ऐसी शख्स के बारे में ये लफ्ज़ कहूँ जिसने मेरे जाने के कई बरस बाद तक आपकी ज़िंदगियों को अपने वजूद से आरास्ता किए रखना था। वो किसी ने किसी के बारे में कहा था कि उसके गले में तो भगवान बोलता है। कितनी मर्तबा उन दिनों में जब हम सब साथ थे लाहौर में, तो एहसास होता था कि नैयरा के गले में जो सुर है वो यहाँ का नहीं, वो गैब से उतरता था। उन दिनों में क्या कितनी शामें थीं, रातें थीं जो हमारी ऊपर की मंजिल की बेडरूम में गुज़रती थी, और वो जो अब कुरेदने को भी दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो नक्शे माजी उभर उभर के याद में आते हैं। तो वो चेहरे, वो मौसीकी की मस्ती, वो हंसना हसाना, अरशद महमूद और शाहिद तूसी और उनका वो मुश्तरका हारमोनियम बाजा, जिसको शुएब हाशमी हमेशा पेटी कह के बुलाते थे कि भी लाओ भाई अपनी पेटी, और फिर वो NCA और GC का क्राउड था। उनमें शाहिद तूसी जो कि दुश्मन के इलाके से आते थे, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन हम उनकी जो ये आना था, वो चूँकि वो फ़ाइन आर्ट से आते थे तो उनका ये गुनाह माफ़ कर दिया जाता था। फ़ारूक कैसर, जिसे आज यहाँ होना चाहिए था और जिसकी गैर हाज़िरी भी गैर फितरी है। जब हमने सचगप जब प्रोग्राम का सोचा, तो जिस तरह के अरशद ने कहा है कि नैयरा का ही नाम था सिंगर का, और जब हम वो जो उस वक्त PM थे या GM थे लाहौर TV के, तो उनसे कहा कि भाई नैयरा हमारी सिंगर होंगी, तो उन्होंने वही कहा कि भाई वो तो PTV की फेल शुदा आवाज़ है। उनकी नज़र में वो गैर मयारी थी। तो शुएब और हम कुछ बौखला तो गए, और शुएब ने कहा देखी जाएगी। ये तो तय था कि नैयरा का जो पर्सोना था उसे रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ उसी शोबे से था, तो फिर मेरी फुलकारियाँ निकाली गईं की पिटारी, और ये सोचा कि भाई नैयरा को फुलकारियों में उड़ा दिया जाए, वो फर्श पे बैठे और एक स्पॉटलाइट, सिर्फ एक स्पॉटलाइट जो है वो चेहरे पे हो, बाकी जादू उसका अपना। और जाहिर है उनके कंपोज़र्स का, अरशद महमूद और शाहिद तूसी। कुछ हफ्ते के बाद कुछ चहमगोइयाँ होने लगी कि भाई इन्होंने जो सिंगर रखी है ये लगता है टांगों से मौजूर है कुछ, और हमने भी वो रूमर्स सुने, और नैयरा तो इस कदर लुत्फ़अंदोज़ हुई उन रूमर्स से, उन्होंने कहा बस मैं बिल्कुल नहीं खिलवाऊँगी, क्योंकि अब वो हमारी पॉलिसी बन चुकी थी। तो ये तो वो नैयरा थी
जो पीटीवी के सामईन जो थे उनके सामने आती थी। असल नैरा तो और थी। ये सब नौजवान लोग 156 जी मॉडल टाउन जिसका जिक्र किया है अर्शद ने, उसके शबो रोज़ शामिल होते थे। कभी कभी अबू भी आते थे, वो एक कोने में बैठ के सिगरेट के कश लगाते थे। इन नौजवानों की अटकेलियाँ उनकी मौसीकी से महसूस होते रहते थे। और कभी कभी एनसीए और जीसी की गुंडा पार्टी शामिल हो जाती थी। इसी शोर शराबे में ऊपर की मंजिल के छोटे से कमरे में रिकॉर्डिंग्स होती थी। वहीं पे नैयरा सिंग्स फैज़ का एहतमाम हुआ और एक दौर गुज़र गया। ये मैं नहीं भूल सकती कि जिस रोज़ नैयरा और शरी का निकाह था उस दिन इस कदर धुंध थी जैसी सिर्फ लाहौर में होती। तो मसला ये पड़ गया कि भी देगों को कौन पकाएगा, वो कोई आएगा नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा फ़िक्र मौलवी की थी कि मौलवी पहुंच पाएगा, सही एड्रेस उसे मिला है कि नहीं मिला है। ड्यूटियां लगी हुई थी। मुझे आज तक यकीन नहीं है कि उस धुंध में उस मौलवी ने किसका निकाह पढ़ाया। अब किसी को क्या इन राम कहानियों से दिलचस्पी। फैज़ से माजरत के साथ वो आई हमारे देश में एक खुशनवा फ़कीर, आई और अपनी धुन में गज़ल ख़वां गुज़र गई। और वो जिसकी आवाज़ सबके दिलों में उतर गई, कुछ राहें उदास तो कर गई, पर उसका गीत सबके दिलों में मुक़ीम है। और उसकी लय से सैकड़ों लिज़्ज़त शनास है। नैयरा हमारे पास हमेशा रहेगी। पास रहो। ख़वातीन व हज़रात, ये प्रोग्राम, इसका उन्वान था सच गप। और हमें टेलीविज़न के जो उस वक़्त बड़े ओहदे पर लोग थे, जिनमें आगा नासिर थे, उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि ये सच गप का क्या मतलब है। तो गपशप जो है मुहावरा है उर्दू ज़बान का, तो गपशप होना चाहिए। तो ये सच गप क्या है? तो उस पे शुएब हाशमी साहब ने कहा, भाई आखिर में नैयरा गाना गाती है वो सच है, बाकी जो प्रोग्राम हम करते हैं वो गप है, लेकिन जो वो करती है वो सच है। तो एक छोटी सी शो रील हमने बनाई है तो आपको सच सुनाने के लिए, तो मुलाहिज़ा कीजिए। शोबिस की चकाचौंध दुनिया में एक इंतहाई सादा और शर्मीली सी ये लड़की है नैयरा नूर। मासूमियत, शराफत और सादगी, ये तमाम तर खुसूसियात नैयरा नूर के चेहरे पर ही नुमायां थीं। नैयरा नूर 3 नवंबर 1950 में सूबा आसाम में पैदा हुई। नैयरा नूर ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की। नैयरा नूर के अंदर गुलकारी की खुदादाद सलाहियतें मौजूद थीं। नैयरा नूर ने 1968 में रेडियो पाकिस्तान से और 1971 में पाकिस्तान टेलीविजन से अपने सिंगिंग कैरियर का आगाज किया। नैयरा नूर ने बाकायदा तौर पर गुलकारी की तरबियत हासिल नहीं की थी, क्योंकि नैयरा नूर का घराना गायकी से ताल्लुक नहीं रखता था। गम है तो क्या वो इन भी जरूर आए।
जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए अश्क से आज कतराए कैसे कैसे चराग कजलाए हर चंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को रहता है मगर एक। मुझे याद है मैं एनसीए में कभी हमारी वहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट्स हुआ करती थी जिसमें कि बहुत बड़े बड़े उस्ताद उस वक्त के आया करते थे। तो एक दफ़ा इत्तेफाक है कि वो कुछ लेट हो गए और मुझे मेरे क्लासमेट्स ने और टीचर्स ने घसीट के स्टेज पे बिठाया कि जब तक वो नहीं आते तुम गा लो। भरने वाला काम हो गया। जी हाँ। तो आई वाज देयर ऑन द स्टेज एंड आई वाज सिंगिंग, और जब मैं गा के नीचे उतरी तो प्रोफेसर साहब ने मुझे पकड़ लिया और मैंने खैर मैं उनको जानती तो नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम इसरार है और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप बहुत अच्छा गाती हैं और आप इस फन को ज़ाया ना कीजिए। नय्यरा नूर ने अपने सिंगिंग कैरियर में मिल्ली नगमे भी गाए। इस परचम के साए तले हम एक हैं, जो नाम बदे पहचान पाकिस्तान वतन की मिट्टी गवाह रहना ये पाक रोशन वतन हमारा हमारी जान है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। उन्होंने एक्चुअली मुझे बहुत परसू किया एंड ही वाज द वन हु टुक मी टू द रेडियो स्टेशन। और सबसे पहले जो भी मैंने गज़ल गाई या जो भी प्रोग्राम किया वो रेडियो से ही मैंने किया। नय्यरा नूर ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाजवाल गीत गाए। 70 की दिहाई में नय्यरा नूर ने अपनी सुरीली आवाज से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई यादगार गीत गाए। इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, इश्क हमें बर्बाद न कर। मुझे दिल से ना भुलाना चाहे रोके ये जमाना भरे दिया मोरा मुझे क्यों सताए तू ही बता दे मुझे समझ ना आए। तेरा साया यहाँ भी हो सजना पल के बिठा दूँ सारी उम्र बिता। उठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो ना बोलो ना। उठे हो तुमको बन के आई हूँ मैं बहार बन के आई हूँ। मोहब्बत का इकरार जब कर लिया है जहाँ तुम कहोगे वहीं हम मिलेंगे। कुछ ना कहोगे क्या मैं जी ना सकूंगी कैसे रहूंगी। भरे दिया मोरा मुझे क्यों सताए तू ही बता दे मुझे समझ ना आए। चढ़िया ने अज मैनू नवियां कुमारियां जुल्फां दी तरह तैनू छां सजना। जला दे शम्मे राहों में हमने वफा की ये दिल ने दुआ की तुम्हारा। जले तो जलाओ गोरी पीत का अलाओ गोरी अभी ना बुझाओ गोरी। नय्यरा नूर एक गजल गायिका भी थी। जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज काबिल
जब आप अपनी अंदर की दुनिया को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसमें चलने फिरने की समझ बूझ आपको आ जाती है और आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन है और आप खुद कौन हैं, तो फिर बाहर की जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं वो उनसे कोप अप करने का सलीका भी आपको आ जाता है। हमें माथे पे बोसा दो के हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। मुलायम गर्म समझौते की चादर, समझौते की चादर। नैयरा नूर ने बहुत से ड्रामों में टाइटल सॉन्ग गाकर भी अपनी आवाज का जादू जगाया। अब इससे कुछ बेहतर काम करने को जी चाहता है, बिकॉज आई फाइंड दैट दिस, जाहिर है इससे बहुत से लोग इससे खुश हुए हैं, बहुत से लोगों को वक्ती तौर पे सुकून भी मिला होगा, सब कुछ हुआ होगा, बट समटाइम्स you really feel that maybe you have not done what you really should have done. Maybe there is something much better than this that you have to do. आज बाज़ार